नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में देखते हैं कि डिग्री का एजुकेशन करने के समय निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और निरोध किया जा सकता है। तो कौन से उनसे रिलेटेड यानी डिग्री का एजुकेशन करते समय निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी या निरोध करते समय कौन से प्रावधानों को फॉलो करना पड़ता है और किसी भी निर्णीत ऋणी को कब तक निरुद्ध रखा जा सकता है। तो इसके लिए निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और निरोध रखे जाने और निरोध से छोड़े जाने के लिए संबंधित प्रावधान जो सेक्शंस हैं वो है 55 से लेके 59 तक दिए हुए। ठीक है, तो सेक्शन 55 में ये बताया है, पहले 55 में ये बताया है कि कब निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करते समय कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। निर्णीत ऋणी डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी डिग्री का एजुकेशन करते समय निर्णीत ऋणी को किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करने के पश्चात उसे यथासंभव शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और उसे उस जिले के सिविल कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। यानी जैसे ही अरेस्ट किया जाता है निर्णीत ऋणी को अरेस्ट करके तुरंत न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने पे न्यायालय क्या करता है, उसे उसी जिले के सिविल कारागार में निरुद्ध रख देता है, कर देता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ रहा है सेक्शन 55 का ही कि गिरफ्तारी करने के प्रयोजन के लिए किसी भी निवास गृह में सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश नहीं किया जा सकता। यानी निर्णीत ऋणी को डिग्री के एजुकेशन करते समय अगर गिरफ्तार किया जाता है तो रात में यानी सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व यानी रात में किसी भी स्थिति में उसके निवास गृह में प्रवेश एंटर नहीं किया जा सकता। यानी निर्णीत ऋणी के निवास गृह में रात को प्रवेश नहीं किया जाएगा गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर खोला नहीं जाएगा जब तक निर्णीत ऋणी के अधिभोग में ना हो और उस तक पहुंच देने से उसने मना या निवारित ना किया। यानी निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी करने के लिए कोई अधिकारी जाता है तो कोई भी उसका जो मेन गेट होता है निवास गृह का बाहरी गेट यानी बाहरी गेट या जो मेन गेट है उसे तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि वो वास्तविक निर्णीत ऋणी के वास्तविक अधिभोग में ना हो और वो निर्णीत ऋणी क्या है उसे एंटर हो उस अधिकारी जो एजुकेशन कर रहा है उस अधिकारी को एंटर देने से मना ना करे। यानी ऐसा नहीं जाते ही अधिकारी क्या है जो एजुकेशन करने वाला अधिकारी जाते ही निर्णीत ऋणी जहाँ पर रह रहा है उसका मेन गेट जाके तोड़ते, ऐसा नहीं हो सकता। उसे क्या पहले वो मना ही करे, वो डिनाई करे, मना करे, निवारित करे उसका एंटर होना, तब वो उस मेन गेट को तोड़ सकता है। ठीक है, फोर्थ आ रहा है कि डिग्री के जहाँ डिग्री धन के भुगतान के लिए हो वहाँ निर्णीत ऋणी की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा देने यानी वो जो जिस धन के भुगतान से संबंधित और अगर कोई डिग्री हो और उस डिग्री का एजुकेशन करने वाले अधिकारी को अगर निर्णीत ऋणी गिरफ्तारी की खर्चा और डिग्री का जो जितने धन की रकम है वो दे देता है तो अधिकारी उसे तुरंत छोड़ देता है। यानी फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि निर्णीत ऋणी को कब छोड़ा जा सकता है, तो अगर डिग्री धन के भुगतान से संबंधित हो और उस डिग्री का एजुकेशन करने वाला अधिकारी अगर निर्णीत ऋणी के घर में आता है, निर्णीत ऋणी के पास में आता है तो निर्णीत ऋणी उस डिग्री की रकम यानी जितने की वो डिग्री आई है जिसका एजुकेशन किया जाना है वो डिग्री की रकम और गिरफ्तारी का जितना खर्चा लगता है अगर वो चुका दिया जाता है तो वहाँ पे निर्णीत ऋणी को तुरंत छोड़ दिया जाता है। फिर आता है पांचवा पॉइंट कि यदि निर्णीत ऋणी धन के भुगतान की डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, धन के भुगतान की डिग्री थी और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, वहाँ न्यायालय उसे बताएगा कि वह दिवालिया अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन कर सकता है और वह आवेदन
वह अपना आवेदन करने का अपना आशय प्रकट करे और न्यायालय को इस बात की श्योरिटी दे दे, प्रतिभूति दे दे कि वह अपना आवेदन यानी दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन क्या है 1 महीने के भीतर कर देगा, और वह किसी भी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर होगा तो वहाँ पर न्यायालय उसे छोड़ देता है, यानी धन के भुगतान के संबंध में उसको अरेस्ट किया जाता है, न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। जैसे ही न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, न्यायालय कहता है कि आप अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन कर दो, अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन कर दो। तो जो निर्णित ऋणी है वो न्यायालय को कहता है कि हाँ मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने का आशय प्रकट कर देता है और इस बात की न्यायालय को गारंटी दे देता है, प्रतिभूति दे देता है कि हाँ मैं अपना आवेदन यानी दिवालिया घोषित करवाने का आवेदन 1 महीने के भीतर प्रस्तुत कर दूंगा। साथ में ही वो कहता है कि न्यायालय द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाती है और मुझे बुलाया जाता है तो मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। तो अगर वो इस बात की प्रतिभूति दे देता है तो न्यायालय क्या करता है, उसे गिरफ्तारी से छोड़ देता है, यानी उसे फिर छोड़ देता है न्यायालय। फिर आता है छठा पॉइंट कि न्यायालय धन के भुगतान की डिग्री के निष्पादन में किसी भी महिला को सिविल कारागार में निरुद्ध करने का ऑर्डर नहीं देगा। यानी जो 5वां पॉइंट तक था वो सेक्शन 55 से रिलेटेड था, गिरफ्तारी और निरोध कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और कब उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 56, कह रहा है कि जहाँ धन के भुगतान की कोई डिग्री है और उसका एग्जीक्यूशन किया जाना है तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन में करते समय किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न ही उसे सिविल कारागार में निरुद्ध रखने का कोई ऑर्डर दिया जाएगा। सेक्शन 57 कह रहा है कि राज्य सरकार निर्णीत ऋणी को जीवन निर्वाह के लिए देय मासिक भत्तों के सकल भत्तों के उनकी मूलवंश, उनकी पंक्ति, उनकी मूलवंश व राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकृत करके उन्हें नियत करते हैं। यानी राज्य सरकार किसी भी निर्णीत ऋणी को जीवन निर्वाह के लिए जो मासिक भत्ते हैं उनको चुकाने के बाद में ही उन्हें गिरफ्तार करेगा। क्या कह रहा है यहाँ कि राज्य सरकार कहेगी कि जो डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है वो उसे कहा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्णीत ऋणी के जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक खर्चे हैं वो चुकाए। अब वो खर्चे यानी जो जीवन निर्वाह के लिए निर्णीत ऋणियों को मासिक रूप से देय होते हैं वो कैसे तय किए जाते हैं, भत्तों की स्केल, उनकी पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रीयता के आधार पर, यानी निर्णीत ऋणी की पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रीयता के आधार पर तय किए जाते हैं। सेक्शन 58 के डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति यदि उसने 5,000 रुपये से अधिक की धनराशि के लिए वहाँ उसे 3 माह से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा। यानी ये कह रहा है कि जहाँ धन के भुगतान की कोई डिग्री है और डिग्री की राशि क्या है 5,000 रुपये से अधिक है तो वहाँ निर्णीत ऋणी को 3 महीने की अवधि तक ही निरुद्ध किया जाएगा। 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी जहाँ धन की रकम क्या है 5,000 रुपये से अधिक है तो वहाँ निर्णीत ऋणी को 3 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। और जहाँ डिग्री में धन के भुगतान की राशि क्या 2,000 रुपये से तो अधिक है किंतु वो 5,000 रुपये से अनधिक है, किंतु क्या है 5,000 रुपये से अनधिक है तो वहाँ निर्णीत ऋणी को 6 सप्ताह तक की अवधि के लिए ही निरुद्ध किया जाएगा। यानी जहाँ धन के भुगतान की डिग्री की राशि 2,000 रुपये से तो अधिक है लेकिन किंतु वो 5,000 रुपये से कम है तो वहाँ निर्णीत ऋणी को 6 सप्ताह तक ही निरुद्ध किया जाएगा, उससे अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। और अगर डिग्री की रकम 2,000 रुपये से अधिक नहीं है यानी 2,000 रुपये से भी कम है वहाँ धन के भुगतान की डिग्री में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने का कोई ऑर्डर आदेश नहीं दिया जा सकता। समझ आया? 5,000 रुपये से अधिक है तो 3 महीने,
2000 से अधिक है किंतु 5000 से कम है तो वहाँ 6 सप्ताह, और जहाँ 2000 रुपये से कम के धन का भुगतान करना है वहाँ निर्णित ऋणी को किसी भी सिविल कारागार में निरुद्ध करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 58 में बताया था। ठीक है, अब है निरुद्ध 58 में बता रहा है, ये नहीं सॉरी 59 में बता रहा है कि निरुद्ध व्यक्ति को कब छोड़ा जा 58 में कि निरुद्ध व्यक्ति को कब छोड़ा जा सकता है। यदि 58 में उसको निरुद्ध कर लिया, मान लो 3 महीने किया या 6 सप्ताह किया, ठीक है। अब निरुद्ध कर लिया, निरुद्ध करने के बाद में उसको छोड़ा कब जा सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति वारंट में वर्णित जो रकम है सिविल कारागार के भार साधक अधिकारी को भुगतान कर दे, यानी जहाँ पर उसको निरुद्ध किया हुआ है वहाँ पर वो निर्णित ऋणी क्या है, भुगतान कर दे राशि का, कि जितने की डिग्री उसके विरुद्ध आई थी उतनी राशि भुगतान कर दे। सेकंड कह रहा है या अन्यथा डिग्री किसी और प्रकार से तुष्ट हो गई हो। थर्ड आ रहा है जिस व्यक्ति ने निरुद्ध करवाने के लिए आवेदन किया था उसी के अनुरोध पे, यानी पहले तो उसने क्या आवेदन किया कि भाई इस व्यक्ति को निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया जाए, निरुद्ध किया जाए, अब वो अनुरोध कर रहा है कि नहीं अब इसे वापस छोड़ दिया जाए। फोर्थ आ रहा है जिस व्यक्ति ने आवेदन पर निरुद्ध किया गया था उसके द्वारा, यानी जो डिग्री का एजुकेशन करवाना चाह रहा था, अगर उसके द्वारा धारा 57 में बताए हुए जीवन निर्वाह भत्ते देय नहीं होते या भुगतान नहीं किए जाते तो निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, निरोध की उक्त अवधि के अवसान से पहले ही छोड़ दिया जाता है, यानी ये 4 कंडीशंस रहती है। जैसे मान लो 3 महीने के लिए निरुद्ध किया, 5000 से अधिक की राशि थी और 3 महीने तक के निरुद्ध किया। अगर 3 महीने से पहले मान लो 1 महीना होते ही या 2 महीने होते ही उसने क्या है भुगतान कर दिया या डिग्री अन्यथा तुष्ट हो गई, या जिसने आवेदन किया उसी के अनुरोध पे, या जो डिग्री का एजुकेशन करवाना चाह रहा था उसने क्या है उसने जीवन निर्वाह भत्ता, निर्णित ऋणी के जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया तो तुरंत छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 58 का सब क्लोज 2। ये कह रहा है ये परंतुक था। ठीक है, 58 का जो 9वां पॉइंट था, निरुद्ध व्यक्ति को कब छोड़ा जा सकता है, ये फर्स्ट परंतुक था 58 का। अब ऋण से उन्मोचन नहीं और पुनः गिरफ्तार नहीं, यदि निर्णित ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ऋण से उन्मोचित नहीं हो जाएगा, किंतु जिस डिग्री के निष्पादन में उसे निरुद्ध किया गया था उसमें पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 58 का फर्स्ट जो परंतुक था, प्रोविजो था, उसके अधीन अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो वो अपने ऋण से उन्मोचित नहीं होता, यानी वो डिग्री के जो धन की राशि है उसको तो उसके भुगतान करना ही पड़ेगा, लेकिन धन की डिग्री के संबंध में, उसी डिग्री के संबंध में जिससे उससे छोड़ा गया था सेक्शन 58 के फर्स्ट प्रोविजो के तहत, तो उसे वापस अरेस्ट, गिरफ्तार, निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 59। सेक्शन 59 ये कह रहा है कि अगर कोई निर्णित ऋणी गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट निकाल दिया जाता है और किसी भी समय वो बीमार हो जाता है, रुग्णता के बीमारी के आधार पर भी छोड़ा जा सकता है, कि वारंट निकाल दिया और निकालने के बाद में उसकी गंभीर बीमारी के आधार पर वारंट कैंसिल किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये आती कि वारंट निकाल दिया न्यायालय ने कि निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बाद में न्यायालय को लगता है कि नहीं वो तो गंभीर रूप से बीमार है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए अभी, तो न्यायालय क्या करता है, वारंट को कैंसिल, रद्द कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में यदि ये राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, उसे सिविल कारागार में निरुद्ध रखा जाए तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कि उसकी वो इतना भयंकर रूप से बीमार है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध रखना सही नहीं है, तो फिर उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, छोड़ा जा सकता है। इस प्रावधान के अधीन अगर किसी को छोड़ दिया गया, एक तो क्या है 3 कंडीशन आती है इसमें। फर्स्ट आती है कि वारंट कैंसिल हो जाता है, दूसरी आती है
कि उसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में लगता है कि नहीं उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध रखा जा सके, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि राज्य सरकार छोड़ने का आदेश दे सकती है यदि वो निर्णित ऋणी किसी संक्रामक रोग, सांसर्गिक रोग, उस निर्णित ऋणी से कोई संक्रामक रोग फैलने या सांसर्गिक रोग फैलने की संभावना है, तो राज्य सरकार वहाँ पर निर्णित ऋणी को छोड़ने का आदेश दे सकती है। ठीक है। और सेक्शन 59 के अधीन अगर किसी को छोड़ा जाता है तो पुनः गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सेक्शन 58 में पुनः गिरफ्तार नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 59 में कह रहा है कि अगर किसी को छोड़ दिया जाता है बीमारी के आधार पे तो उसे दोबारा अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन दोबारा जो अरेस्ट किया जा रहा है या जो पहले अरेस्ट हुआ, वो दोनों की अवधि जो समय है वो सेक्शन 58 में बताए गए समय से अधिक नहीं होगा। यानी 5,000 रुपये से अधिक की राशि है तो कुल मिला के चाहे पहले अरेस्ट किया चाहे दोबारा अरेस्ट हो रहा है, वो अवधि 3 महीने तक ही होगी, उससे अधिक की अवधि नहीं होगी। तो ये था सेक्शन 55 से लेके 59 तक, जिसमें अपन ने देखा कि निर्णित ऋणी को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, कब निरुद्ध किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और निरोध में कब कितनी अवधि तक रखा जा सकता है, कब उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।